हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज हम जो है कांग्रेस के जो विभिन्न चरण रहे हैं, मेनली जो है 3 चरण रहे हैं, जैसे कि उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। तो इसमें आज हम जो है उदारवादी चरण को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम जो है हिस्ट्री में एक मुख्य परीक्षा की सीरीज चला रहे हैं, जिनमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, जिसकी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे भी वीडियो बनाया है, जैसे आपके जनजाति विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, चंपारण सत्याग्रह पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आपके 1857 की क्रांति पे। तो ऐसे बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे जो है वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है उदारवादी चरण को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको समझेंगे ताकि इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप करने में सक्षम हो और किस तरह से आप जो है उसको लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आज हम जो है उदारवादी चरण को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो है उग्रवादी चरण पे आएंगे। उग्रवादी चरण पे हमको मेनली 2 चीज़ों को फोकस करना है। एक तो जो स्वदेशी आंदोलन है, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको देखेंगे, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसी के साथ उग्रवादी चरण में हम होम रूल लीग आंदोलन को देखेंगे, और साथ ही उसमें जो लखनऊ समझौता हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो है मुख्य परीक्षा में इन उग्रवादी चरण से ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं। साथ ही गांधीवादी चरण में जो है आप हम नेक्स्ट जो देखेंगे, हमने चंपारण सत्याग्रह देख लिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही इसमें हम जो है असहयोग आंदोलन देखेंगे। ठीक है, और आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को देखेंगे। 3 आंदोलन जो है यहाँ पे हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। साथ ही साथ हम गांधी और जो गांधीवाद है इस पे जो है डिस्कस करेंगे, और टैगोर और नेहरू की जो विचारधारा है उसको डिस्कस करेंगे। ये इतनी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो इसी में से जो है क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के दिए जाते हैं। तो अच्छे से करिएगा और बार बार जो है लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और बढ़ते हैं आज के हम चरण में, उदारवादी चरण। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही साथ जो है उसकी बहुत सी जो है आलोचना भी की गई थी, तो उसको मतभेद हुए थे, उसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आज हमने उसके साथ साथ जो है बहुत से ऐसे चरण आए, उनके विचारों के हिसाब से जो कांग्रेस में जितने व्यक्ति थे, ठीक है, उनके विचारों के आधार पे जो है इसको चरणों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे उदारवादी चरण थे तो इनमें जो है वैचारिक उदारता थी। जो उदारवादी चरण थे इनमें वैचारिक उदारता थी, और इनका ये सोच था कि हम जो है कानून के दायरे में ही रहकर जो है संवैधानिक प्रदर्शन करेंगे, और ये मानते थे कि ब्रिटिश जो है इनके लिए जो है इनके मतलब देश को आगे बढ़ाने में ब्रिटिश जो है योगदान करेंगे। तो हम जो है कानून के दायरे में ही रहकर जो है अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों को जो है अंजाम देंगे। तो ये जो है इनकी एक विचार थी या विचारधारा थी। तो इसी के आधार पे जो है इनको जो है उदारवादी चरण बताया गया है। ठीक है, तो उदारवादी चरण या नरम दल कहा जाता है। ये जो है आपके 1885 से 1905 तक था, और ये जो कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदारवादी चरण क्या थे या उदारवादी जो है नेता कौन थे। अब इसमें जो प्रमुख नेताओं के नाम याद रखिएगा, ये बार बार जो है आएंगे आगे। तो प्रमुख नेता थे आपके दादा भाई नौरोजी, उसके बाद महादेव रानाडे थे, फिर A.O. ह्यूम थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, जॉर्ज फूले थे, विलियम बेडेनबर्ग थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, P. आनंद चार्लू, रास बिहारी बोस। तो ये जो है इनके प्रमुख नेता थे। ठीक है, इनकी कार्यशैली देख लेते हैं कि ये जो है किस तरह से जो है कार्य करते थे, या इनकी कार्यशैली क्या थी। ये जो है प्रार्थना, प्रतिवेदन और शिष्टमंडल के द्वारा ही, मतलब बैठक या कुछ समाचार पत्रों के द्वारा ही जो है ये जो है सरकारी कार्यों का जो है विश्लेषण करते थे, और वहाँ पे याचिकाएं और कुछ स्मरण पत्र होते थे जिनका इस्तेमाल ये है सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए करते थे।
ठीक है। तो इनकी जो है यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखिएगा। इनका जो है कार्यशैली था प्रार्थना, प्रतिवेदन और शिष्टमंडल। तो कानून की सीमा में रहकर जो है संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे-धीरे राजनीतिक प्रगति, चूँकि इनका उद्देश्य शक्तिशाली जनमत तैयार करना था, ठीक है? और जनता को राजनीतिक प्रश्नों पर प्रशिक्षित करना जो है इनका उद्देश्य रहा है, ठीक है? तो ये कानून की सीमा के अंदर ही रह के जो है आंदोलन करते थे और अतः इस कार्य के लिए जो है याचिकाएं और स्मरण पत्रों का इस्तेमाल करते थे और बैठकों और समाचारों पत्रों के द्वारा सरकारी कार्यों के गुण दोषों का विश्लेषण करते थे। मतलब इसके माध्यम से ही जो है वो गवर्नमेंट तक अपनी बातों को पहुंचाते थे, ठीक है। तो इनकी कुछ मांगे देख लेते हैं। इनकी दो मांगों को दो तरह से बांट के देखा जा सकता है, एक तो राजनीतिक और आर्थिक। तो राजनीतिक मांग क्या थी कि जितने प्रांतीय काउंसिल, जितने राज्य है वहां पे जो है काउंसिल का गठन करना। तो पहला ये था कि प्रांतीय काउंसिलों का गठन करना। दूसरा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसका आयोजन जो है इंग्लैंड के साथ साथ कहाँ करवाना, भारत में भी आप करवाना जो है इनका जो है दूसरा मांग था। तीसरा मांग ये था कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना। जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग रखा जाए, ये जो है अब इसकी इनकी तीसरी मांग थी। चौथी मांग थी शस्त्र अधिनियम की जो है समाप्ति करना। चौथा ये था कि जो सेना में ऑफिसरों के रूप में जो है भारतीयों को भी, देखो सेना में भारतीय होते थे लेकिन उनको जो है उच्च दर्जा नहीं दिया जाता था, तो ये चाहते थे कि सेना में भी ऑफिसर के रूप में जो है भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए। और भारत के सभी भागों में भूमि कर को अंतिम रूप से अनिश्चित कर देना जो है इनका जो है छठवां राजनीतिक मांग था। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक मांग क्या है। तो आर्थिक मांग ये थी कि जो धन का निष्कासन को जो है समाप्त करना। धन का निष्कासन क्या है, पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। भारतीय उद्योगों को जो है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। साथ ही साथ जो है भू राजस्व व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, जो रैयतवाड़ी है, इस तरह की जो महलवाड़ी, तो ये जो है व्यवस्था लाई गई थी उसमें जो है क्या करना, सुधार करना, ठीक है। और मजदूरों की जो कार्य दशा में भी सुधार करना, विशेष रूप से जो बगानी कृषि वाले जो मजदूर है उनकी कार्य दशा है उनमें जो है सुधार करना। और जो नमक कर है, ठीक है, जो नमक पे भी जो है कर लिया जाता था उसको भी ये चाहते थे कि उसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। ये जो है इनकी मांग थी। अब इनकी मांग से उनको परिणाम क्या हुआ, तो 1892 तक जो है भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना, ठीक है। मांग का पहला परिणाम ये हुआ कि 1892 तक जो है भारतीय परिषद अधिनियम था, ठीक है, वो जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है पारित हो गया। और यह अधिवेशन राष्ट्रवादी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका था, ठीक है। इस जो अधिवेशन आए थे उससे जो है भारतीय राष्ट्रवादी जो है संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, ठीक है। और वस्तुतः ये नारा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी दिया गया था। तो इस तरह से आप जो है परिणाम में ये डालेंगे। उपलब्धि क्या रही, आप उपलब्धि को भी आपको बताना है कि इतने इन्होंने जो आंदोलन किया, ये मांगे रखी, तो उसमें उपलब्धि क्या रही। तो पहली ये रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभरना। जो कांग्रेस थी वो जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे जो है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी जो है बन गई थी। दूसरी चीज है कि कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित किए गए, ठीक है। तो जितने मतलब शुरू में जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस के, वो हर अलग अलग क्षेत्रों में जो है आयोजित किए गए थे, जैसे कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, लाहौर, तो हर जगह जो है आयोजित किए जाते थे। साथ ही कांग्रेस में यह परंपरा विकसित की गई कि जो अध्यक्ष होगा वो उस क्षेत्र का ना होकर कहाँ का, जहाँ अधिवेशन हो रहा है वहाँ का नहीं होना चाहिए। ताकि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व को हतोत्साहित किया जा सके और अखिल भारतीय नेतृत्व का विकास किया जाए। जैसे बम्बई अधिवेशन में एक बंगाली को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। मतलब ये था कि वहाँ जो अध्यक्ष होंगे वो उस क्षेत्र के नहीं होने चाहिए, ठीक है। जबकि कलकत्ता अधिवेशन में एक मराठी पारसी को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और ये जो है आगे भी चलता रहा।
नेक्स्ट है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद जो है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद थे वो सभी जातियों के लिए, सभी जातियों है, सभी क्षेत्र हैं, संप्रदाय, मतलब कोई भी भेदभाव के बिना जो है अध्यक्ष का पद जो है कांग्रेस में जो है अध्यक्ष का पद दे दिया जाता था। यहाँ पे किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे बनर्जी एक बंगाली हिंदू थे तो नौरोजी एक मराठी पारसी थे, और तैयब जी एक मुसलमान थे और जॉर्ज यूले एक ईसाई थे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह से जाति संप्रदाय इस तरह से जो है कोई भी तरह से भेदभाव नहीं किया जा रहा था। आगे चलकर इस पद पर जो है एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू जैसी महिलाएं भी आसीन हुई थी, और कांग्रेस ने अपनी मांगों में राष्ट्रीय मुद्दों को क्या किया, शामिल किया, जबकि पूर्ववर्ती संस्था अपनी मांगों को स्थानीय मांगों से ऊपर नहीं उठा पाए थे। इसने जो है जो नेशनल लेवल पे जो मुद्दे थे उनको भी जो है शामिल किया गया था। ठीक है, जैसे कि सिविल सेवा से संबंधित मांगे थी, सेना में भारतीयों की नियुक्ति से संबंधित मांगे थी, शस्त्र अधिनियम से संबंधित थे, धन के निष्कासन और भू राजस्व से संबंधित मांगे थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि वह ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करेगी जिससे अल्पसंख्यकों का बहुमत सहमत ना हो। ठीक है, अगर कोई अल्पसंख्यक है, अगर उनके बहुमत नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाए, तो कांग्रेस जो है ऐसा निर्णय नहीं लेगी। मतलब बिना इनके बहुमत के जो है पारित कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। और यह प्रस्ताव जो है भारत में मुसलमानों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया था। ठीक है, और कांग्रेस का अधिवेशन एक संसद की तरह होता था। ठीक है, एक पार्लियामेंट की तरह था जिसमें सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी। वैचारिक मतभेद होने पर लोकप्रिय मतों द्वारा निर्णय लिया जाता था। क्लियर, अगर कोई प्रस्ताव है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे थे तो उसमें जो है जिस तरफ ज़्यादा वोट जाता है, ठीक है, उस पे जो है निर्णय लिया जाता था। कांग्रेस का संगठन एक पार्टी की तरह ना होकर क्या था, एक जन आंदोलन की तरह था, जिससे विभिन्न विचारधारा के लोग एक साथ अपनी अभिव्यक्ति पा सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उदारवादी थे, उग्रवादी, परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, मतलब हर तरह के लोग जो है यहाँ थे। ठीक है, मतलब हर तरह के विचारधारा वाले लोग। अब देखते हैं कि उदारवादी चरण की कुछ सीमाएं थी, तो ये सीमाएं क्या रही, तो देखिए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन जो है बुनियादी कमजोरी थी। अभी जनता में यह इस आंदोलन के प्रति जागरूकता नहीं आ पाई थी। ठीक है, वास्तव में जनता में इन नेताओं के प्रति कोई आस्था नहीं थी। मतलब जनता जो है इतनी ज़्यादा आंदोलन के लिए जागरूक नहीं हुई थी। ठीक है, और न ही उनको जो है नेताओं में विश्वास था। और दूसरी तरफ ये कि इन नेताओं का भी जो है भारतीय जनता में विश्वास नहीं था। तो जनता के प्रति इस गलत अवधारणा का परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के इस आरंभिक चरण में जनता निष्क्रिय थी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं रखते थे कि ये जो है इनमें जागरूकता आएगी, इस आंदोलन को करेंगे। इसलिए जो है जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जब प्रारंभ हुआ था कोई भी आंदोलन, तो इसमें जो है जनता उतनी ज़्यादा भागीदारी नहीं देती थी। इससे राजनीतिक नरमी का जन्म हुआ और आंदोलन में जो है जुझारू प्रवृत्ति नहीं आ पाई थी। क्योंकि अगर एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं होगा, यूनिटी ही नहीं होगी, तो किस तरह से आप आंदोलन को चला पाओगे। ठीक है, तो यही है इनका उदारवादी चरण की सीमा। नेक्स्ट देखते हैं, आलोचनाएं देख लेते हैं। आलोचना भी आपको लिखना होगा। तो कांग्रेस का अध्ययन करने वाले विद्वान ने वह जो इतिहासकार है उन्होंने इस काल की बड़ी जो है तीव्र आलोचना की, क्योंकि उनका मानना था कि इन आरंभिक नेताओं ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की बड़ी बड़ी कस्में खाई थी। ठीक है, ये अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होते थे। ये सोचते थे कि अंग्रेज जो है हमारे देश की जो है इसी जो इतनी खराब स्थिति है उसको ये सुधारेंगे। तो इस संबंध में आधुनिक विद्वानों का मानना था कि इन कस्मों का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं था। अब दूसरे जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जो ये अंग्रेजों के प्रति जो वफादार थे, जो उदारवादी,
वो जो है इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि वो देशभक्त नहीं थे या फिर कायर थे। इन नेताओं का दिल से विश्वास था कि भारत का इंग्लैंड से संबंध बना रहना ही श्रेष्ठकर है। इसीलिए उनकी योजना जो है अंग्रेजों को भारत से निकालने की नहीं है, वरन ब्रिटिश शासक का रूपांतरण करना, राष्ट्रीय शासन के अनुरूप बनाना था। अर्थात ये मात्र उनका जो है स्वरूप परिवर्तन करना चाहते थे। जो अंग्रेज हैं उनके जो है ध्यान जो है भारत की तरफ भी खींचना चाहते थे कि इसकी स्थिति को देखिए, इसको सुधारिए। ठीक है, उनका मानना क्या था कि उनका मानना था कि इस दौर में ब्रिटिश सत्ता या शासन को खुली चुनौती दी जा सकती है और आगे चलकर जो है इसी चरण में स्वशासन की मांग भी उठना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ निष्कर्ष आपको लिखना होगा। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि अपनी तमाम सीमाओं व आलोचनाओं के बावजूद उदारवादी कांग्रेस आंदोलन का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यधिक महत्व है। यह आंदोलन अपनी समय की सबसे प्रगतिशील सूचक है। यह एक व्यापक जागृति लाने और जनता में एक भारतीय राष्ट्र का सदस्य होने की भावना जगाने में भी क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, इसने भारतीय जनता को इसके साझे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों से जुड़े होने और साम्राज्यवाद के रूप में एक साझे सूत्र के अस्तित्व के प्रति जागरूक किया। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपने निष्कर्ष में चीजों को डालेंगे। उसमें जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्रवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया गया। उनमें जो है आधुनिक दृष्टिकोण का विकास किया और ब्रिटिश शासन के वास्तविक जो है स्वरूप को जनता के सामने रखा और आरंभिक आंदोलन की कमजोरी को तो बाद की पीढ़ियों में दूर कर दिया, लेकिन उनकी उपलब्धियां आगे के वर्षों में आने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बन गई, आधार बन गई। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अगर उदारवादी चरण पे कोई क्वेश्चन आता है तो अपने आंसर को इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बंग भंग आंदोलन को डिस्कस करेंगे, जो उग्रवादी चरण का एक पार्ट है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।